कहाँ है कैमरा? सामने हुए को लाइव आ रही है फोटो कहाँ है? ये ठीक है। हाँ बाबर साहब, जय माता जी। हाँ हाँ मैं आ गया हूँ। आवाज़ सही आ रही है? हैं? देखिए 7 लोग 8 लोग जुड़ गए हैं। देखिए एक बार, देखिए एक बार। हाँ मुझे कह दीजिए एम साहब, वो भी देख कर लो ना, देखा है वो जो हाँ कमेंट वाला है ना। ठीक है, हाँ जी ठीक है। जय माता जी। अक्षय कविया जी, शुरू। चारण शक्ति पर जुड़ने वाले सभी बंधुओं को सादर जय माता जी, और मेरे जो वडील हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आज ये जो श्रृंखला जो शुरू की थी चारण शक्ति पेज पर के चीफ एडिटर आदरणीय भंवरदान जी मेड़ू और भंवर जी का सहयोग और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नारायण साहब तोले सर और उनके साथ में सभी जुड़े हुए बंधुओं के कारण ही जो श्रृंखला चल रही थी इतने दिन से, उसके तहत कल मुझे भी निर्देश प्राप्त हुए भंवर साहब का और आदरणीय नारायण साहब का कि आवड़ तुझे भी कुछ बोलना है, तो मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी बंधुओं को पुनः जय माता जी। जय माता जी। लक्ष्मण दान जी, जुझार जी, जय माता जी। सभी बंधु जो जुड़ रहे हैं, जिनसे निवेदन किया था वो सब जुड़ जाए। मुकेश दान, बीठू जी, शीतल, जय माता जी। हर्षित जी, जय माता जी। ये लॉकडाउन का समय है। पिछले 2-3 महीने से हम सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। भगवती ने सबकी रक्षा की। हर्षित जी, जय मोगल। और उसी के तहत ये जो मंच है अभी जो सोशल मीडिया का, उसके तहत हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये एक बैठे हुए लोग हैं सभी अपने अपने घरों में, तो इसका सदुपयोग इसी तरीके से हो सकता है, या तो हम सत साहित्य का अध्ययन करें और अपने आप का ज्ञान का वर्धन करें, या फिर हम आपस में एक दूसरे के साथ में चर्चा करें और उसी चर्चा से ही कुछ न कुछ सकारात्मक जब मंथन होता है तो उससे ही कुछ न कुछ जरूर अमृत निकलता है। इस मंथन की श्रृंखला में हम देख रहे थे कि 24 तारीख से शुरुआत हो चुकी थी, जिसके तहत हमारे अखिल भारतीय चारण महासभा ने अपनी युवा सभा की घोषणा की। उसका एक भव्य और जोरदार आयोजन हुआ। उसी दिन माँ भगवती पराम्बा लूंग बाईसा का कार्यक्रम भी वल्दरा में संपन्न हुआ। हम सबके मार्गदर्शक, हमारे वडील, हमारे अग्रज, जिनके पावन सानिध्य में हम सब काम करते हैं, ऐसे आदरणीय CD देवल साहब और अखिल भारतीय चारण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब, और अभी जो युवा सभा के अध्यक्ष बने हैं मेरे छोटे भाई और हमेशा से मेरे संगठन में भी साथ काम करने वाले मेरे भाई प्रिय हिंगलाज मुरारदान जी नांदिया और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष से सभी तरह के नौजवानों को इकट्ठा करके एक बढ़िया टीम बनाई और उस टीम को की घोषणा भी बहुत भव्य दिन पर 24 मई को की। ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है। बंधुओं, आप सब जुड़े, अभी जो नहीं जुड़े हुए वो भी, उनको भी जुड़ने का आग्रह करें। मैं बिल्कुल कहानी की तरह या ऐसे करके विषय नहीं रखूँगा। अपन आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये विषय भी वर्तमान के संदर्भ को लेकर के हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। तोलेसर साहब, नारायण सिंह साहब जुड़ने के लिए बहुत बहुत, भरत साहब, वेणीदान साहब, साता आभार। हम सामान्य बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ में। मेरा विषय थोड़ा सा हटकर रहेगा, वर्तमान के संदर्भ में मैं बातचीत करूंगा। हम लोग, हमारी सोसाइटी बहुत पौराणिक सोसाइटी है। चारण समाज का वर्णन आप इतने दिन से सुन भी रहेंगे। आदरणीय गजादान शाह ने
फरमाया बहुत ही जोरदार तरीके से। और गिरधर साहब तो वर्तमान के युग चारण हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से हमारे मध्य में विषय रखा। मैं तो न तो साहित्यकार हूँ, न लिखने पढ़ने वाला हूँ, जो भी मेरा जो जानकारी है, सामाजिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, लोगों के मध्य में काम करता हूँ, 36 कौम के मध्य में काम करता हूँ, और समाज की भी जितनी होती है उतना सेवा करता हूँ। बीडी चारण साहब जय माता जी, नरपत शाह गढ़वी जय माता जी। तो बंधुओं, सीधा सा विषय है कि जो प्रतिष्ठित समाज की जो जाति है, जो वेदों में है, साहित्य में है, पुराणों में है, सभी जगह पर इस कोम की कीर्ति है। चारण शब्द का जगह जगह पर प्रयोग हुआ है, हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, बौद्ध शास्त्रों में, कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कम्युनिटी है और बहुत ही इसकी प्रतिष्ठा थी, चाहे महापुरुषों में थी, चाहे देवों में थी, चाहे राजाओं में थी। लेकिन समय के साथ में संदर्भ भी बदलते हैं। संदर्भ बदलने का सीधा सा विषय है कि हम पिछले 70 साल से लोकतंत्र में जी रहे हैं। राजतंत्र में जीने का तरीका, तानाशाही में जीने का तरीका और लोकतंत्र में जीने का तरीका, दोनों, इन तीनों में अंतर रहता है। और सबसे बड़ी बात, स्वच्छाचार में जीने का भी तरीका अलग होता है। हमको अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति बदल करके लोकतंत्र के अनुरूप करनी पड़ेगी। वर्तमान में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या रहता है कि हमारा अस्तित्व किस पर टिका हुआ है। माना कि हमारा साहित्य परंपरा बहुत सुदृढ़ है, हमारी शक्ति परंपरा बहुत सुदृढ़ है, हमारी सत्याग्रह परंपरा तो इतनी सुदृढ़ है कि पूज्य महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि मैंने सत्याग्रह चारणों से सीखा है, ऐसा उन्होंने कहा है जीवन में। और ऐसी कौम जो अपनी बात के लिए 1 मिनट में अपनी जनता के लिए, अपनी रियाया के लिए, वाजिब मांग के लिए जो तेलिया कर सकते हैं, जो तागा कर सकते हैं, जो मरने का सामर्थ्य रखते हैं। और मरने का मित्र वही सामर्थ्य रखता है बंधुओं जो मारना जानता है। आदरणीय नवलदान साहब बाबरा वालों ने कहा था, मैं सुन रहा था, कि चारण वीरता का पुजारी है। मुझे भी मालूम है, मैंने एक साहित्यकार को, जब मैं गुजरात गया तो मैंने उनको सुना, तो उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि हमने राजाओं की प्रशंसा की, हमने बड़े बड़े लोगों की प्रशंसा की। ये वो नहीं जानते कि हमने उस राजा की प्रशंसा की जो जनता के लिए लड़ा, जो 36 कौम के हित के लिए लड़ा, जो भारत भूमि के लिए लड़ा। हमने महाराणा प्रताप के लिए लड़े, हम उनके साथ में। आप लोग जानते हैं प्रताप की सेना में दुर्साजी, पूज्य दुर्साजी आढ़ा, जैसाजी, केसाजी सौदा, रामाजी सांधु, ऐसे करके पूरा वीरों का एक टोला था जो महाराणा प्रताप के साथ में अपने खर्चे पर उनके लिए लड़ा। तो उनका विषय बड़ा जोरदार था कि हम वीरता के पुजारी हैं, क्योंकि हमने अच्छा मनुष्य किसी भी जाति का देखा, चाहे कोई बारवटिया जो देश निकाला दिया है, लेकिन जिसने जनता की सेवा कर दी, अपना सर्वोच्च अर्पण जनता के लिए कर दिया, उसके लिए हमने लिखा। हमने अच्छे घोड़े के लिए लिखा, जो घोड़ा शानदार था उसके लिए लिखा। हमने अच्छी भैंस के लिए लिखा कि शानदार भैंस है। हमने अच्छी गाय के लिए लिखा, हमने अच्छे साधु के लिए लिखा, हमने अच्छे संत के लिए लिखा, हमने अच्छे फकीर के लिए लिखा। चारण में वो सामर्थ्य है कि मरे हुई जो ऊर्जा होती है उसके अंदर पुनः उसको पुनर्जीवन करने का सामर्थ्य चारण में होता है। वो राख को पुनः हवा बना सकता है, ये चारण का सामर्थ्य था। उस सामर्थ्य के बारे में हम सब समझते हैं, हमने खूब पढ़ा है, हमारे पढ़ने का अनुभव भी है। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में बिल्कुल ये चीजें महत्वपूर्ण है, अपने इतिहास को, अपने थाती को, अपने धरोहरों को करने का। लेकिन जो बाहर का क्षेत्र है उसमें जीने का अंदाज थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। वर्तमान के संदर्भ में हम देखेंगे कि हम जो जातियां देख रहे हैं, उन जातियों को हम देख रहे हैं कि मेरी बात थोड़ी सी व्यक्तिगत रहेगी, अपनी केवल चारण समाज के संदर्भ में दूंगा, तो उसके लिए कुछ उदाहरण भी दूं तो आप अन्यथा न लें कि वर्तमान में कई तरह की कौमें हैं जिनका बड़ा इतिहास नहीं है, जिनका उत्पत्ति विषयक भी बहुत बड़ा कोई इतिहास नहीं है, या उनकी बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी उन चीज़ों को इतना जोरदार ढंग से प्रतिष्ठित किया है कि ये देखने का उदाहरण। मैं एक उदाहरण दूंगा किसी के सामान्य चीज़ के अंदर, कि आवड़ जी महाराज हुए, माता जी महाराज के 52 थान, 52 ओरण, 52 प्रवाड़े, 52 नाम। राजस्थान और गुजरात कि ज़्यादातर लोगों की कुल देवी आवड़ जी महाराज है, जिनके अलग अलग नाम हैं, टेमड़ा राय, तनोट राय, लटियाल, भदरिया राय, स्वांगिया जी, ऐसे करके उनके कई नाम हैं।
उनके ओरणों की व्यापकता है, हजार हजार बीघे के ओरण, 2-2 हजार बीघे के ओरण, इतने भव्य भव्य ओरण है जहां वृक्षावली छाई हुई है, जहां गोधन चरता है। ये मां भगवती ने उस समय सोचा कि ओरण होना चाहिए। ओरण का कंसेप्ट ये आवर जी महाराज की देन है। लेकिन हम इन सारी चीजों को कहीं न कहीं हमारा गलती रही, हम उसको प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया। हमारा किसी के साथ में प्रतिस्पर्धा वाला व्यवहार नहीं है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि एक कहावत है कि वही देवता पूजे जाते हैं जिनके भोपे बढ़िया होते हैं। भोपा ने गुजराती में भुआ बोले छे, तो जो भुआ है, जिनके मजबूत भुए हैं, वो पूजे जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी गलती हुई, कहीं न कहीं हमसे चूक हुई कि हमारे इतने महान पूर्वज, इतना महान इतिहास, ऐसी लोक देवियां, भवरदान साहब देखते रहिएगा, अगर कोई आवाज वगैरह में या कोई व्यवधान हो तो सूचित करें। ऐसी उनको हम पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं कर पाए। कहीं न कहीं हमारा एक समय ऐसा आया जिसको हम लोग संक्रांति काल बोलते हैं। उस संक्रांति काल में निश्चित रूप से, ओमपाल साहब स्वागत, प्रवीण जी स्वागत, निश्चित रूप से कोई न कोई समस्या आई है। उस समस्या का निराकरण और वर्तमान में उसको हम ठीक कैसे करें, इसका हम चिंतन आज की बात में करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, सोहन दान जी गढ़वी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। किशन जी राठौड़ जी, जय माता जी, आपका भी स्वागत, जय करणी जी की। और सीधा सा विषय आऊँगा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में संगठन का महत्व और हमारी जो सामाजिक चेतना है, पहले तो समाज की रचना, समाज अगर उसको परम वैभव की स्थिति में पहुंचाना है, समाज के लिए आपको कुछ करना है, तो उसके लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन का प्रकार सीधा सा है। संगठन राजनीतिक हो सकता है, संगठन आर्थिक हो सकता है, संगठन सामाजिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, सेवा संस्थान हो सकता है। निम्न प्रकार के जय मोगल ये संगठनों के प्रकार है। हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम हमारे समाज का, देखिए हम इतने अनपढ़ भी नहीं है, हम गवार भी नहीं है, हमारा समाज बहुत शिक्षित है। जब लोगों को अ से अनार नहीं करना आता था, तब हमारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे लेख लिखे हैं, ऐसे ऐसे महान चरित्र लिखे हैं, ऐसे ऐसे महाकाव्य लिखे हैं कि मेरे एक मित्र ने कहा कि आप लोग क्या हो, तो कि चारण का लिखा हुआ तुम पढ़ नहीं सकते और चारण का बोला हुआ तुम लिख नहीं सकते। हमारी जो साहित्य की भाषा है डिंगल, अगर किसी को बोला जाए, MD चारण साहब जय माता जी, सर मयूर गढ़वी जी जय माता जी, हरि सिंह जी जय माता जी, गणपत दान जी जय माता जी, आप देखेंगे कि जो चारणों ने साहित्य लिखा है, सामान्य जन कितना भी MA MCOM कितना भी पढ़ा हुआ है, वो शेषकरण भाई जय माता जी, वो हमारा लिखा हुआ शास्त्र है, उसको पढ़ भी नहीं सकता। और अगर चारण अपने काव्यात्मक शैली के अंदर अगर बोलना शुरू करे तो वो लिख नहीं सकते, ऐसी शैली है हमारी। लेकिन ये सारा परंपरा इतना सुदृढ़ होने के बावजूद वर्तमान के संदर्भ में संगठन की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर अपन बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम संगठन का मुझे बहुत पुराना तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा कि पूज्य दुर्सा जी आड़ा जी ने सर्वप्रथम संगठन की शुरुआत की। हो सकता है उसका नाम नहीं हो, लेकिन कई बार क्या होता है, संगठन का नाम नहीं होता लेकिन उसका काम बहुत व्यापक होता है। तो पूज्य दुर्सा आड़ा जी ने उस समय 16वीं शताब्दी, अकबर का समय, महाराणा प्रताप जी का समय, उस समय चिंतन किया कि मेरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर एकत्र आना चाहिए। ऐसा उन्होंने उस समय प्रयास किया। उन्होंने पुष्कर के अंदर कहते हैं कि बहुत बड़ा चारणों का सम्मेलन किया। और देखिए, समाज के बनने की प्रक्रिया होती है, समाज के बिगड़ने की प्रक्रिया होती है, ये सतत चलती रहती है। उस समय की भी कुरीतियां रही होगी। उस समय पूज्य दुर्सा जी आड़ा ने पुष्कर के अंदर समाज को इकट्ठा किया और उस समय एक अदृश्य संगठन, जिसका नाम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुरीतियां हमारे काम की नहीं है, हमको अगर आगे बढ़ना है तो इन कुरीतियों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसकी परिणति ये आई कि जरूर कुछ लोगों में बहुत बड़ा सुधार हुआ और वो लोग राजवरीय के रूप के अंदर स्थापित हुए। ये उनका देन थी। इसके अलावा पूज्य दुर्सा जी बाबू जी के बारे में आप सभी जानते हैं, वो महापुरुष थे। ऐसा पुरुष जिसने सर्वाधिक जागीरियां पाई, जिसने हिंदुस्तान के उस समय अकबर को अकबरिया कहते हुए उन्होंने कहा कि ये तुर्क, महाराणा प्रताप तुर्कों की साल है।
मतलब उनके लिए तकलीफ दे हैं, ऐसे शेर के साथ में, उन महाराणा प्रताप के साथ में उन्होंने काम किया। उन्होंने राय सिंह जी बीकानेर के साथ में काम किया, उन्होंने राव सुल्तान के साथ में काम किया। ये सीधा सा मामला है। किस राजा के साथ में? भैरू सिंह जी अमरापुरा, जय माता जी। बद्री जी, जय माता जी। तमिलनाडु से जुड़े हुए बंधुओं, आपकी जय माता जी। तो उस समय दुर्सा आड़ा जी ने ऐसा महानतम कार्य किया। और देखिए, राज के खिलाफ में जब धरना हुआ का, तो इतना बड़ा सामंत होने के बावजूद पूज्य दुर्सा जी बाबू जी उस धरने में शामिल होते हैं। ये बहुत महत्व की बात है, जबकि वो राजवरीय थे, इतना बड़ा उनके पास में सामर्थ्य था, लेकिन फिर भी वो उस धरने के अंदर शामिल होते हैं और अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। ये होता है सामर्थ्य, उसको समझने का आवश्यकता। उसके बाद में हम सीधा आते हैं 18वीं शताब्दी के अंदर, 200 वर्ष के बाद में। तो पूज्य कृष्ण सिंह जी ने यह प्रयास शुरू किया। उसी के मार्ग पर पूज्य केसरी सिंह जी बारठ जी ने यह सारा का सारा काम शुरू किया। लेकिन उनकी एक और विशेषता रही, उन्होंने यही कार्य राजपूतों में भी साथ में काम किया। मेवाड़ के अंदर क्षत्रिय सभा बनी, उसमें चारण और राजपूत दोनों को सम्मिलित किया, और उन्होंने राजपूतों की जो कुरीतियां थी उनके प्रति भी उनको आग्रह किया। जो राजे महाराजे सामंत जागीरदार थे उनको आग्रह किया कि भैया देखो समय बदल रहा है, आप लोग ये ठीक कीजिए। और हमको भी कहा। आप सभी जानते हो उस संगठन का नाम नहीं था, लेकिन काम कितना व्यापक था। आपके और मेरे भाई बहन और जिन्होंने छात्रावासों के अंदर अध्ययन किया, ये बड़े बड़े जो छात्रावास है, ये पूज्य केसरी सिंह जी की देन है। उस जमाने के अंदर उन्होंने वो चिंतन दिया, बहन बेटियों को पढ़ने का चिंतन दिया। उस जमाने के अंदर देखो समय बदल रहा है, अंग्रेज यहां से जाने वाला है, आप लोगों को पेन पकड़ना पड़ेगा, आप अध्ययन कीजिए, ये सामंत का समय समाप्त हो रहा है। ये संदेश उस जमाने ने दिया। उन्होंने अपनी केवल वाणी से काम नहीं किया, उन्होंने काम करके दिखाया। एक मैं उदाहरण दूंगा, नाम गांव का नहीं लूंगा, आप सब हाँ जानते हैं। उस समय कुछ ऊपर नीचे का मामला चलता था। वो कहीं गए कि हम सब एक है, चारण एक धारण है, उसका कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो कोई मेरे जैसा था, उन्होंने कहा कि आप बड़े जागीरदार हो देवपुरा के, आप तो केवल बोलते हो, हमको आप बराबर का नहीं समझते हो, तो क्या आप हमारे साथ में रिश्ता कर लोगे? केसरी सिंह जी ने कहा ये रिश्ता किया, मैंने अपनी बेटी आपको दी, मेरी बेटी के योग्य वर है, वो ढूंढ करके बता दीजिएगा सुबह। और आपको जोरदार बात करूं, उस गांव में मंथन हुआ। मंथन होने के पश्चात उनके गांव में एक बढ़िया योग्य और इंजीनियरिंग किए उस जमाने के अंदर एक महापुरुष थे, उनका नाम दिया गया। तो केसरी सिंह जी ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में किया। और वो पुत्री कौन थी? भारत की प्रथम जिला प्रमुख, महिला जिला प्रमुख आदरणीय नगेंद्र बालाजी, जो कोटा से जिला प्रमुख रही। ये था केसरी सिंह जी का व्यक्तित्व। उन्होंने एक एक राजे महाराजे को मिले राजस्थान के, उन्होंने एक एक चारण जागीरदार से संपर्क किया। उन्होंने कहा शिक्षा जरूरी है, छात्रावास जरूरी है, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। और ये सारा जो उन्होंने मैदान तैयार किया, ये पुराने जो भी छात्रावास है उसके पीछे कहीं न कहीं पूज्य केसरी सिंह जी की देन है। साथ में जागीरदार होते हुए, अंग्रेज के साथ रहते हुए और अंग्रेज के खिलाफ में लड़े। उस लड़ाई के अंदर उन्होंने अपना सर्वस्व होम किया। आदरणीय कन्हैयालाल जी राजपुरोहित ने आप सबको बताया होगा कि किस तरह से उन्होंने केसरी सिंह जी, प्रताप सिंह जी, जोरावर सिंह जी, ईश्वरदान साहब मेंगटिया, उनके जो जवाई साथ हैं, उनको रास बिहारी जी बोस के पास में, अमीर चंद जी के पास में भेजा। ये सारा आप लोग जानते हैं कि किस तरह से, और उनको एकदम से तैयार कर दिया कि इस राष्ट्र के लिए आपको होम होना। कितना बड़ा चरित्र था बंधुओं, इतना बड़ा चरित्र था कि उस चरित्र पर 2000 से काम होना शुरू हुआ। उससे पहले केवल कोटा में जयंती मनाई जाती थी, हम लोग जानते भी नहीं थे। अभी कई गुजरात के बंधु तो जानते नहीं है। इसी तरह से हम अजीत सिंह जी गेलवा के बारे में नहीं जानते हैं, कानदास जी मेड़ू के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमको समन्वय करना पड़ेगा। वहां जो महापुरुष हुए हैं उनको हम जाने, हमारे महापुरुष को वो जाने, क्योंकि आखिर तो हम एक है ना। चारण एक धारण, हमारा कंसेप्ट एक, हमारा जीवन एक, हमारी धारा एक, हमारा रक्त एक। हम सब एक धारा से निकले हुए लोग हैं। आवास, निवास, व्यवसाय के कारण थोड़ा सा सांस्कृतिक भेद हो जाता है। और सगाई संबंध की तो बात करूं, सगाई संबंध तो हम अपने पास वाले गांव में न करके 100 किलोमीटर करते हैं, और 100 किलोमीटर वाला पास वाले गांव में कर लेता है। ये व्यक्तिगत मुद्दा है। सगाई संबंध हो तो ही हम जाति भाई, ये ऐसा नहीं है। ये तो सीधा सा व्यक्तिगत मुद्दा है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम चारण हैं, हम चाहे तुम्बेल है, हम चाहे परज है, हम चाहे अगर बच्चा है, हम चाहे वचा है, चाहे मारू है, हमारे पीछे चारण लगता है। और कहीं न कहीं 3.5 पाड़ा में जब आप सारी की सारी जब खोज करोगे तो सारा का सारा मामला एक जगह जाकर के एक आता है कि हम चारण हैं।
चारण एक धारण। मां सोनल ने यह कंसेप्ट दिया, केसरी सिंह जी ने यह कंसेप्ट दिया। भगवती सोनल ने, माताजी महाराज ने गांव गांव घूम करके, पैदल गांव गांव घूम करके उन्होंने ये संदेश दिया, शिक्षा का संदेश दिया। उन्होंने संगठन नहीं बनाया था उस समय में, लेकिन ये संगठन की शुरुआत थी। तो इस तरह से केसरी सिंह जी ने सर उसके बाद में काम किया, भगवती सोनल माता जी ने काम किया। उनके साथ में आप जानते हैं पिंगल सिंह पायक, दूल्हा भाई काक जैसे महापुरुष, प्रवीण देवल जी भलूरी जय माता जी, बद्री जी जय माता जी, प्रवीण जी जय माता जी, भगवती साहब बहुत बहुत आभार। राजभा आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप बहुत बड़े साहित्यकार हो। मैं तो इधर उधर से जैसे तैसे इकट्ठा करके बातचीत कर रहा हूं, मैं न तो साहित्यकार हूं न लेखक हूं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भगवती ने गांव गांव घूम करके शिक्षा का जागरण किया, बहन बेटियों का जागरण किया। एक जो कुछ कुप्रथाएं थी जिनका यहाँ विषय रखना ठीक उचित नहीं है, आप सारे जानते हैं, उन कुप्रथाओं के बारे में खुल करके माँ भगवती ने चारणों को कहा कि चारणों सुधरी जाओ तमें, ठीक है ना। और भगवती ने ओढ़बा भी दिया, शाबाशी भी दी, आशीर्वाद भी दिया कि तुम बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसी का परिणाम है राजस्थान में जो केसरी सिंह जी की भूमिका है, वही गुजरात के अंदर भगवती सोनल माता जी की भूमिका है कि उन्होंने बिना संगठन, उस समय तक संगठन की कोई रचना नहीं थी, अखिल भारतीय चारण सम्मेलन मां भगवती ने पहली बार बुलाया, चारण एकत्र आए, जितने भी आए, ये बहुत बड़ी बात थी। और अपना संदेश उनके मध्य में उन्होंने दिया। नरपत सिंह जी रत्नू साहब जय माता जी, भवानी शंकर रत्नू जी जय माता जी साहब, भवानी शंकर साहब, करनीदान सा साता जय माता जी, हिंगलाज भैया जी जय माता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप युवा अध्यक्ष बने हैं और आपने बहुत बढ़िया टीम पूरे हिंदुस्तान के बंधुओं को लेकर के जो खड़ी की है, ये निश्चित रूप से जिस विषय पर मैं अवधारणा रखने जा रहा हूं, ये सटीक बैठेगी। और आने वाले समय में हम आदरणीय देवल साहब, लखावत साहब, आदरणीय पुष्पदान जी, आदरणीय प्रभा जी, सुरेंद्र जी जाड़ावत जी और ऐसे और जो जिनका सदैव समाज पर उज्जवल परिवार आदरणीय, उन सब का जो आशीर्वाद रहा है, हमारे जो भी महासभा है उनके अध्यक्षों का, उनके कारण हम निश्चित रूप से आने वाले समय में एक व्यापक संगठन की भूमिका में हम जा रहे हैं। जबकि हम इतने समय से, अवधेश देवल जी जय माता जी साहब, आप जैसा योग्य प्रवक्ता और संगठन, हाँ जी जय माता जी, तकनीकी थोड़ा सा गांव हूँ तो थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ हो गई थी, कई बार नेटवर्क थोड़ा सा दब जाता है। पुनः जुड़ रहा हूँ, आगे पुनः आ रहा है, जुड़ गए? अगर जुड़ गए हैं तो वही बात है, भवर साहब एक बार डन करें कि मैं जुड़ चुका हूं, वापस आवाज सही आ रही है। राजभा गढ़वी जय माता जी, आप जैसे साहित्यकारों ने जो अध्ययन किया है उसके फलस्वरूप लोगों ने चारण को जाना है। इस क्षेत्र में मैं दो चार नाम लूंगा, राजभा, गोविंदभा पालिया, अनुभा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आदरणीय यशवंतभा लावा की तो क्या बात करनी, मैंने उनको सुना है। ऐसे जो साहित्यकार है जो चारणत्व को जानते हैं, कुछ दिन पहले जयेश भाई आए थे इस पर, और चतुर्दान जी को हमने एक नंदगांव पथमेड़ा में सम्मेलन कराया, तब बुलाया। चतुर्दान जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से, वो हिंदी भी जानते हैं तो दोनों तरह से बात रखते हैं। तो इस तरह से बंधुओं में निवेदन करूंगा। अश्विन जी जय माता जी, कर्मावास अश्विन साहब जय माता जी। तो सीधा सा रिचपाल साहब जय माता जी, सीधा सा विषय है कि माताजी महाराज ने जो काम किया, उन्होंने उस समय जब कोई सोच भी नहीं सकता था, उस समय उन्होंने बालिका छात्रावास की नींव रखी जूनागढ़ में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह से गोविंद जी जय माता जी, हिम्मत शाह उज्जवल भारोड़ी साहित्यकार जय माता जी साहब, महेश कुमार जी कविया जी जय माता जी साहब। आवाज आ रही है, चित्र गायब है, थोड़ी देर हुआ था, चित्र वापस आ गया है, ठीक है। कथाकार जीवन भगत जय माता जी बापू, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और मेरा तो हमेशा रहता है कि कथा क्षेत्र में भी हमारे लोगों को आना चाहिए, ये हमारा क्षेत्र है। आपको जोरदार बात करूंगा कि गुजरात में ज़्यादातर संत महापुरुष जो भी कथा करते हैं वो चारणी शैली में करते हैं। पूज्य मुरारी बाबू चारणी शैली में कथा करते हैं, मैंने उनकी पुरानी कैसेटें मेरे घर पे सुनी है, तो वही क्षेत्र है। अरे जिस समाज में दूल्हा भाया काग पिंगल सी पायक जैसे लोग हुए, वो समाज तो देव समाज है। आप दूल्हा भाई काग की छवि को देखिए, छवि देखते ही उनमें देवत्व दिखता है। माँ भगवती के साथ में उनका टोला, सोनल माता जी के साथ में गांव गांव चारण वो घूमते थे। भगवती माता जी महाराज के बारे में उदाहरण है कि
वो एक जगह पर जा रहे थे जहाँ हमारे सोसाइटी की, हमारे समाज की बहनें बहुत ही काम कर रही थी, बिल्कुल खेतों के अंदर, खेत में काम कर रही थी गुजरात में, और माँ की गाड़ी वहाँ नहीं जा रही थी। तो किसी ने कहा माँ वहाँ गाड़ी नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो कि वहाँ मेरी बहनें खेत में काम कर रही है, मैं पैदल जाऊंगी उनके पास में, और वो बिना पहने हुए खड़ाऊ, अपना जो वो खड़ाऊ पहने बिना भगवती उनको मिलने गई, सबको वो हृदय से लगाती और उनके ऊपर आशीर्वाद करती। उस आशीर्वाद का नतीजा है कि आप में सामर्थ्य बढ़ रहा है, आप में सामर्थ्य बढ़ रहा है संगठन खड़ा करने के, आप में सामर्थ्य बढ़ रहा है शक्ति को एकत्र करने की। इसी सामर्थ्य को हमको करे रखना है। आदरणीय, अब मैं वर्तमान के संदर्भ में आऊँगा। आदरणीय गढ़वी साहब, बीके गढ़वी जी, जिनका चिंतन इतना व्यापक था, इतना बड़ा राजनीतिक हस्ती, जो हम लोग माना कि संख्यात्मक रूप से कम है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े समय तक बनासकांठा का, बीके साबरकांठा का, उस लोकसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ऐसा दैवीय व्यक्तित्व हमारे समाज के लिए कह सकते हैं कि बहुत बहुत विराट व्यक्तित्व, जिसके कारण आदरणीय देवल साहब अपने हर भाषण में कहते हैं कि ये जो आरक्षण है, ये पूज्य बीके गढ़वी जी की देन है, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। आरक्षण के विषय में कुछ बंधुओं को लेकर के बहुत राजस्थान में थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट नहीं है, मैं आपको सीधा सा कहूँ। गुजरात में हमको 2 तरह का आरक्षण प्राप्त है। गुजरात में विषय में से विषय निकलेगा, क्योंकि मैं व्याख्याता नहीं हूँ तो इस नाते मुझे विषय रखना नहीं आता, लेकिन विषय में से विषय निकलेगा। और सुमन सिंह जी, जय माता जी, आप लोग ध्यान देंगे तो कई चीज़ें समझ में आएगी। जैसे कई बार बंधु कहते हैं क्या गुजरात के अंदर हम लोग एसटी में हैं? नहीं, गुजरात में हम लोग एसटी में नहीं है। गुजरात में चारणों को 2 आरक्षण प्राप्त है। गिर, बरड़ा, अलेच क्षेत्र, गिर में जो रहने वाले, बरड़ा क्षेत्र में रहने वाले जो चारण हैं, उनको ट्राइबल का यानी वनवासी का आरक्षण प्राप्त है, एसटी का। लेकिन इसके अलावा जो चारण समाज है उसको बख्शी पंच, वहां एक आयोग बना था, बख्शी न्यायमूर्ति बख्शी जी के सानिध्य में, उसको बख्शी पंच बोलते हैं। उसके तहत जैसे राजस्थान में ये एचबीसी अलग से बना है, तो उसी तरह से हमको वहां 27% का आरक्षण बख्शी पंच को अलग से, यानी वहां हम ओबीसी जैसा ही आरक्षण हमको प्राप्त है। तो ये 2 तरह की बात को आप ठीक कीजिए। वहां हम एसटी में नहीं है, एसटी में केवल, हिम्मतदान साहब जय माता जी, एसटी में केवल गिर, बरड़ा और आलेच क्षेत्र के चारण है जो वनवासी है, वही लोग हैं। जहां तुमेल कम्युनिटी और थोड़ा सा अगर बच्चा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी भी बड़ी जोरदार बात मैं आपको कहूँगा कि उस क्षेत्र के अंदर सारा का सारा वो गिर क्षेत्र के जंगलों में रहते हैं, शेर के साथ रहते हैं। मैं जब गिर गया तो एक चारण बंधु आ रहे थे, तो हाथ में कोई नहीं, एक डंडा आगे अपनी भैंसे लेके जा रहे थे। तो हम लोग शेर को देखने के लिए वहाँ गए, तो मैंने देखते ही पहचान लिया। चारण बहुत जल्दी पहचान में आता है, उसका नाक, नयन, नक्श, उसकी ललाट, उसका व्यक्तित्व, पढ़ा लिखा हो कोई विषय नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है, कपड़े मैले हो कोई व्यक्तित्व नहीं है। 1000 लोगों के अंदर अगर चारण है तो चारण की दिव्यता, चारण का चेहरा, मोहरा अलग ही दिखता है। मैंने देख लिया, मेरे मित्रों को कहा, मैंने कहा ये चारण है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो कोई भैंस पालने वाला हो सकता है। मैंने कहा नहीं ये चारण है। मैंने कहा जय माता जी भाई, तो कहा जय माता जी। मैंने कहा आपको, आप ऐसे ही जा रहे हो, आपको डर नहीं लगता? यहाँ अभी हमने आगे शेर देखा है, तो शेर देखोगे तो के ना डर नहीं लगता हमको, हम शेरों के साथ में बड़े होते हैं। ये जैसे आपके लिए सामान्य कुत्ता है, वैसे हमारे लिए ये सामान्य कुत्ता, इतना हम इससे डरते नहीं। ऐसे लोग, एक कवि हुए गुजरात के अंदर, कवि तो क्या, जिन्होंने साहित्य को संग्रहित किया, ऐसे उन्होंने कहा, चारण कन्या जिनकी झवेरचंद मेघानी जी की रचना है, इतनी गुजरात के अंदर प्रसिद्ध है कि जिसकी हद नहीं। बच्चा बच्चा 36 कौम की, गुजरात और राजस्थान में एक जोरदार बात है, गुजरात का 36 जो जाति का समाज है वो सारा का सारा चारणों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। वहाँ व्यापकता है, क्योंकि वहाँ का साहित्य है ना, वो जन जनन में व्याप्त है। यहाँ थोड़ा सा अपने साथ में एक समस्या रही है राजस्थान के अंदर कि जन जन में व्याप्त नहीं हुआ। और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी जोरदार हुई हमारे साथ में बंधुओं कि मध्यकाल से पहले से हम जबरदस्त ईर्ष्या के शिकार रहे। ये बहुत अंदर की बात है। आज हम खुल करके बात कर रहे हैं। कुछ नेटवर्क की समस्या हो सकती है जीवन बाबू, तो थोड़ा सा कई बार चित्र जा रहा है और या आवाज़ में गड़बड़ हो रही है। गांव में बैठा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है। मेरे गांव में भी
दूसरी जो जाति थी उनके कोई मुंबई से परिवार आए थे, 5-7 लोग पॉजिटिव पाए गए, तो पूरा गांव सरकारी आज्ञा से बंद है। तो इस नाते पास में ही शहर है तो वहाँ आना नहीं होता है। अगर वीडियो सही नहीं दिख रहा है, एक बार बंद करके वापस जुड़े। मयूर गढ़वी, डन। हाँ मयूर भाई ठीक है, धन्यवाद। तो जी, तो इस तरह से झवेरचंद मेघाणी जी ने, आपको मालूम हो तो, चारण कन्या करके लिखा। तो वो भगवतियां जिनका इतना सामर्थ्य था कि इतनी छोटी सी बच्चियां, अगर भगवती का सामर्थ्य नहीं हो तो वो शेर को हाहाकार, ठक कुत्ते, ऐसा करती है और वो शेर भाग जाता है। ये उस डोकरी का आशीर्वाद था। भगवती का आशीर्वाद प्रथम दिन से, जिस दिन चारण उतरा धरती पर भगवान की आज्ञा से, उसी दिन से इस वादे के साथ में उतरा कि भगवती आप हमेशा मेरे साथ रहेगी, माता जी आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, और आपने साथ छोड़ दिया तो मेरा इस जगत में कोई नहीं है। माँ ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं सदैव तेरे पास रहूंगी, तू जब जब मुझे याद करेगा तब तक मैं आऊंगा। इसलिए चारण की पूजा पद्धति, चारण के रहने का तरीका, चारण का एकदम अन्य लोगों से, लोग भजन गाते हैं, हम चिरजा गाते हैं, उनके मंदिर होता है या मठ होता है, बहुत 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 तरीके से अपना पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक ढांचा है जो अन्य लोगों से हमको, जय माता जी कविया जी, आनंद कविया जी, दिनेश रत्नू जी, जय माता जी, जो अन्य लोगों से बहुत अलग करता है। और इसी, ठीक चल रहा है, इसी कारण से आपका जब पूरा का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा चरित्र, पूरा का पूरा एक सामाजिक रचना अलग होने के कारण आप लोग काफी ईर्ष्या के शिकार रहे, आप, हम, और उसी का परिणाम हुआ जो जिस पर बहुत बढ़िया तरीके से प्रकाश डाला था आदरणीय गजादान साहब ने। विद्वान पुरुष है, महापुरुष है, बहुत उनका लिखने का और पढ़ने का दोनों अभ्यास है, मैं तो नहीं कर पाता, लेकिन उस ईर्ष्या के पीछे बहुत बड़ी भूमिका है। एक ऐसा कम्युनिटी आती है जो गोपालन करती है, और गोपालन करते करते वो घोड़ों का व्यवसाय करती है, और घोड़ों का व्यवसाय करते करते वो राजे महाराजा सामंतों के राजस्थान में संपर्क में आती है, बंधुओं संपर्क में आती है। राजा महाराजे उस समय का शासन जो है वो उनके सामर्थ्य को पहचानता है कि ये जो आदमी आया है घोड़े लेकर के, ये केवल घोड़ों का व्यापारी नहीं है, ये इससे बहुत अलग है, इसके अंदर बहुत सामर्थ्य छुपा हुआ है। उस सामर्थ्य को सामंत पहचानता है बंधुओं, और उस सामर्थ्य को पहचानने के कारण वो उसको सत्ता में भागीदारी देता है राजा कि कविराज आप वापस मत जाइए, आप यहां रहिए, आपकी जो शर्तें हैं उनको मैं मानूंगा, मैं आपको जागीर दूंगा, लेकिन आप मेरे नजदीक चाहिए, आप मेरे साथ चाहिए, मुझे सच्चा सलाहकार चाहिए। इस विषय पर मैं एक बात करूंगा मित्रों, मुझे याद आ रही है, मैं पथमेड़ा में था और वहां मैं सुबह सुबह घूम रहा था, तभी वहां एक महाराज जी पिछले 15 दिन से एक संत रह रहे थे। जय माता जी नरपत शाह, सिरोही महासभा, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन सिंह जी, जय माता जी, आराम से बातचीत करेंगे। तो उस महाराज जी 15 दिन से वहाँ रहते थे, दिगंबर संत थे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हम देखते थे कि उनके पास में अंग्रेजी किताबों का भंडार, और ऐसा करके हमने 2-3 बार देखा। एक दिन मैं शाम को जा रहा था, मैंने कहा नमो नारायण महाराज जी, तो कहे नारायण हरि, फोटो सही नहीं आ रहा है, आवाज़ सही आ रही है। शंकरदान साहब, फोटो नेटवर्क के कारण नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। हेमंत भैया वीडियो नहीं आ रहा है, क्या बात है? देखिए थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग सहयोग करें थोड़ा सा। गोपाल जी, जय माता जी साहब। तो उस संत महापुरुष ने, मैंने नमो नारायण किया, उन्होंने कहा ओम नमो नारायण, इधर आओ बच्चा। मैं गया महाराज जी, तो संतों की एक भाषा होती है, उसके तहत वो कौन जात हो, वो बिहार के थे महाराज, तो उन्होंने कहा कौन जात हो भैया, तो मैंने कहा महाराज जी चारण हूँ। अरे वाह, महाराज बड़े खुश हुए, बिहार का महाराज संत बड़ा खुश हुआ, अच्छा चारण लोग हो का? मैं कहा जी महाराज जी चारण हूँ। ये बहुत बड़े जोरदार लोग होते हैं। मैंने कहा कैसे महाराज जी? कि देखिए कि ये लोग पहले राजा महाराजाओं के साथ रहते थे, तो राजा की जैसे सवारी जा रही थी हाथी पर, तो राजा ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, तो राजा ने कहा कि ये कन्या मुझे चाहिए। अब देखना आप, विषय आ रहा है। तो चारण कहता महाराज जी ये तुलसी का क्या राय, आप पालक हैं, आप प्रजापालक हैं, आप बुरी नजर न कहें, और इसकी जगह पर जो वास्तविक जो चमचागिरी करने वाली जातियां होती थी,
या लोग होते थे वो कहते थे, चंदन देवल जी जय माता जी, कंटिन्यू है, वो लोग कहते थे कब हाजिर करूं महाराज, इसको कब लाना है। ये अंतर होता था भैया। देखो बिहार का संत आपके बारे में जानता, ये घटना है 10 साल पुरानी, कि आप लोग उस समय भी सटीक कहने का सामर्थ्य रखते थे, और जो कुछ दूसरे जो लोग थे जो राजाओं के नजदीक थे उन्होंने उनको सटीक नहीं कहा, तभी राजाओं को आपकी जरूरत पड़ी, क्योंकि विभिन्न जातियां जो उनके नजदीक थी उस जमाने में। भैया वीडियो ठीक आ रहा है? हाँ, कोई कह रहे हैं, हाँ ठीक है, वो नेटवर्क के कारण। तो वो लोग सत्य कहने का आग्रह, नरपत सिंह जी गढ़वी जी जय माता जी, वो लोग सत्य कहने का आग्रह नहीं रखते थे। तब राजा को महसूस हुआ कि नहीं, मुझे इन लोगों की आवश्यकता है, तो उन्होंने उनको सम्मान दिया, जागीरियां दी, लाख पसाव दिए, करोड़ पसाव दिए उस जमाने के अंदर, क्योंकि राजा के पास देने को यही होता था उस जमाने के अंदर, धन नहीं दे करके भूमि देते थे, और ऐसे करके हाथी घोड़े लश्कर सोना चांदी, सोना पहनने का अधिकार, ये उसमें बहुत बड़ी बात थी। रेडियो का भी लाइसेंस होता था अंग्रेजों के ज़माने में, साइकिल का लाइसेंस होता था, तो उसमें सोना पहनने का लाइसेंस रहता। और आप और मेरे लिए हर्ष का विषय है, हमारे पूर्वज सोना पहनते थे, पाँव में कड़ा पहनते थे, ठीक है, उनकी जो कटारी होती थी उसकी मूठ सोने की होती थी। ये बहुत बड़े कुरब थे जो राजा देता था, बाह पसाव होता था, हाथ पसाव होता था, आगे जाकर के मिलने का होता था। मेरे पूर्वज पूज्य जुक्तिदान शाह को तो महाराजा मान सिंह जी जलेब चौक तक पैदल उनको पहुंचाने, जब जागीरी उनको प्रदान की तो पहुंचाने के लिए आए, और जब वो हाथी पर चढ़े तो उन्होंने हाथी पर चढ़ते समय कंधा रखा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराजा हमने बहुत बड़े मुश्किल से आपको अंदर बिठाया है, आप पधारो, अंदर बिराजो। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। तो ये जो ईर्ष्या का मामला हुआ ना, ये बड़ा जोरदार हुआ। तो राजा के नज़दीक जितने लोग थे, हमारा कंपटीशन सीधा सा विषय था कि हमारा कंपटीशन किसके साथ में था। आप इसको विचार करो, जिसके साथ में आपका भगवान सिंह जी अमरापुरा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तकनीकी। तो हमारा जिसके साथ में जो कंपटीशन था, उन लोगों ने हमारे बारे में अनर्गल प्रपंच किया। हमारे बारे में किसान ने नहीं किया, हमारे बारे में मजदूर ने कभी गलत नहीं कहा, जो आम जातियां थी उन्होंने कभी नहीं कहा। अब किसने कहा वो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में हम कह नहीं सकते, वो लोग कह देते थे। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रकरण हुआ था, एक अज्ञानी ने, जिसको पढ़ने का अनुभव नहीं, जिसने कभी पढ़ा नहीं, और वो चारणों के साथ में एक बड़ी समस्या है कि चारणों के साथ जो ज्यादा रहता है ना, वही चारणों की निंदा करता है। हम लोग पता नहीं ये क्या हो गया, ये मैंने कई बार देखा। मैंने ऐसे 10 एक चरित्र देखे जो खाते वही हैं, पीते वही हैं, उठते वही हैं, बैठते हैं, और जब भी उनको कहीं मौका मिलता है तो वो जरूर चारणों की निंदा कर देते, क्योंकि चारणों का जो सामर्थ्य देखते हैं ना, चारणों की बात करने का तरीका देखते हैं, चारणों की जो प्रतिष्ठा देखते हैं। वर्तमान में हमारा जो उद्भव है भगवती कृपा से, करणी जी महाराज सोनालाई की कृपा से, और जी महाराज की कृपा से जो एकदम से जो हमारा उद्भव हो रहा है, उसको उनसे सहन नहीं हुआ जा रहा है। जो आपकी प्रतिष्ठा उससे सहन नहीं होती है, तो अनर्गल प्रपंच करते हैं। हाँ, कुछ बेचारे जो नहीं जानते हैं, जिनको मालूम ही नहीं कि ऐसी कौम भी है, ऐसे लोग भी है, वो सारा का सारा दोष है शब्दकोश का। मैं इस विषय पर आ रहा हूं। शब्दकोश किसने लिखा? शब्दकोश आपने लिखा नहीं, शब्दकोश मैंने लिखा नहीं, शब्दकोश किसान ने लिखा नहीं, शब्दकोश मजदूर ने लिखा नहीं, शब्दकोश व्यापार करते हुए व्यक्ति ने लिखा नहीं। शब्दकोश किसने लिखा, यह ध्यान देने का विषय। तो हम ईर्ष्या का कहां शिकार हुए, यह ध्यान रखिए। जिन्होंने शब्दकोश लिखा, शब्दकोश लिख करके कहां रखा, वो काशी की लाइब्रेरियों में रखा। वहां जो भी हिंदुस्तान के लोग पढ़ने के बारे में गए, उन्होंने वहां से इन दो शब्दों को उठाया। चारण मतलब चाटू का, चारण इज इक्वल टू भाट। यार चारण और भाट का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग जातियां हैं, भाट भट्ट से बनी है, हम लोग चारण हैं, हमारा काम अलग, उनका काम अलग। वो बहियां रखते हैं, वो वंश का पूरा अकाउंट रखते हैं, हिसाब रखते हैं। हम लोगों का ये काम ही नहीं। हमारा साहित्य सर्जन का काम, हमारा शक्ति परंपरा का काम, और राजा के साथ में लड़ने का काम था। जहां राजा हमारा जाता था वहां साथ में जाना और उसके साथ में लड़ना, और लड़के के भी हरावल में लड़ना, अग्रिम पंक्ति में लड़ना, आगे की तरफ लड़ना। ये भी आप जानते हो, क्योंकि जोश बढ़ाने वाले लोग आगे रहते थे, पीछे नहीं रहते। और तीर बर्ची भाला जब आता है तो वो आगे वाले का सीना पहले छेदता। इस बात का भी ध्यान रखना मित्रों, चारण पीछे नहीं रहता था। अगर कोई कहते ना युद्ध में, तो युद्ध में चारण आगे रहता था, और आगे वाले ऐसा तीर पे नाम लिखा होता है कि तीर से ये राजपूत मरेगा और चारण नहीं मरेगा,
ऐसा तो होता नहीं था ना। महाराज ने तो तिलक करके स्वस्ति ना इंद्रो व्रत सर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा रवाना कर दिया। बद्रीदान साहब जय माता जी, बाबूदान जी जय माता जी, महाराज ने तो रवाना कर दिया। अब आप महाराजा जानो और आपका ये युद्ध का बेड़ा जाने। अगर आप जीत गए और जीत करके आ गए तो हम पुनः तिलक कर देंगे, विजयी भव स्वस्ति ना इंद्रो कर देंगे। और आप मर गए और आपकी जगह दूसरा आ गया तो हम उसका स्वस्ति ना इंद्रो कर देंगे। हमारा ऐसा नहीं था। हमने तो हमारा बागा कोठड़िया की और आपने आस्क जी की बात सुनी है। और ऐसे हजारों उदाहरण है जहाँ 1 मिनट के अंदर सत्ता को कहा नहीं पधारिए आप रे राजी रहो, मैं मोरे राजी, ठीक है मैं आगे चलूंगा। ये उदाहरण दुर्सा जी महाराज का। दुर्सा जी राय सिंह जी तक गए, बीकानेर तक गए। ऐसे ऐसे 50 उदाहरण है। अगर ठीक नहीं लगा कि नहीं आपका और मेरा नहीं बैठेगा, मैं कहीं और चलूंगा, जहां मेरे ठीक लगेगा वहां जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा तो मैं मेरा पोषण कर लूंगा, मैं गाय चार के पोषण कर लूंगा, मैं घोड़े बेच के पोषण कर लूंगा। पोषण करना मुझे आता, मेरे पीछे भगवती का साथ है। लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। ये चारण स्वातंत्र का पुजारी है। आदरणीय लखाव साहब कहते हैं चारण स्वातंत्रता का पुजारी है। वो जन्म से स्वतंत्रता चाहता है। उसका धनी भगवती के अलावा आज भी हम लोग अपना धनी किसी को नहीं मानते, इसलिए थोड़ा सा संगठन में समस्या आती है। तो इस तरह से इस ईर्ष्या के कारण उन लोगों ने जो किताबें लिखी, वो किताबें आज समाज का आम व्यक्ति पढ़ता है। आपने और हमने लिखी नहीं, उन्होंने लिखी। और उन्होंने जानबूझ करके उस ईर्ष्या को अब इस समय के अंदर लोकतंत्र के अंदर कर दिया। आजादी के बाद में किताबें लिखनी शुरू हुई। किताबें लिखने वाले यही लोग थे। हमारे लोग तो ज़्यादा इसमें सक्रिय थे नहीं, तो सक्रिय होते तो जरूर उसके अंदर सुधार होता। वर्तमान में सुधार हो भी रहा है। तो उन्होंने मन चाहा अपने हिसाब से। आप तो जानते हो जहां अकबर को महान बताया गया, और वैसा साहित्य लिखने वाले वामपंथी विचारधारा के लोग, गड़े सड़े लोग, उन्होंने तो ये किताबें लिखी। वो क्या लिखते? जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को ढंग से नहीं लिखा, आज़ादी के पक्षपात करते रहे, उसी पक्षपात का शिकार हम और आप बने। और उसी के कारण अब जो बेचारा कोई नया व्यक्ति है वो किताब पढ़ता है तो उसको मालूम ही नहीं है कि ये क्या है। तो ये शुरुआत है, विद्वान जन जानते हैं, ये लाइब्रेरियों से शुरुआत है। ये शब्दकोश की गलती है, और शब्दकोश की जिन्होंने गलती की वो गलती है। इसलिए इस विषय को अभी वर्तमान में जो स्वरूप इकट्ठा हो रहा है हमारा, हम सामाजिक रूप से एकत्व भाव में आ रहे हैं, उसी का प्रतिफल है कि हम लोग जवाब बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। हमारी युवा शक्ति बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देती है, और उन लोगों को बैकफुट पे आना पड़ता सकते हैं कि चाहे अश्विनी कुमार रहा होगा, पंजाब केसरी के संपादक महोदय रहे होंगे, राजस्थान पत्रिका रही होगी, भास्कर रही होगी, जिन्होंने भी लिखा है। अभी ताजा के उदाहरण भी 2-4 लोगों के हैं। वो कहते हैं हम लोग जानते नहीं है, हाथाजोड़ी करते हैं दूसरे दिन। और वास्तव में बाहर का, उत्तर भारत का व्यक्ति जानता नहीं है। या तो जो करते हैं वो जानबूझ के करते हैं। कुछ छुटभैया साहित्यकार है, टूट पूछिए वामपंथी विचारधारा के 2-3 मेरे को उधर के कुछ नाम आए थे, वो तो जानबूझ के ईर्ष्या से करते हैं, आपसे बहुत जलते हैं। इतनी सी छोटी कम्युनिटी, इतना बड़ा सामर्थ्य, और इस सामर्थ्य के पीछे भगवती। बंधुओं, सीधा सा विषय, वर्तमान के अंदर सामाजिक चेतना का अगर जागरण करना है इस समय में, इस लोकतंत्र के अंदर, सुमित्रा गढ़वी जी जय माता जी, अगर हमको जागना है, अगर हमको अपना बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार तरीके से फाउंडेशन भर करके काम करना है, तो जो जैसे कि उसके बाद में जो संस्थाओं की शुरुआत है, गढ़वी साहब की मैं विषय रख रहा था। आदरणीय गढ़वी साहब ने उस आरक्षण के लिए प्रयास किया और वो आरक्षण मिला। गढ़वी साहब की जो चेतना थी, गढ़वी साहब की जो लौ थी, जो उन्होंने दीपक प्रज्वलित किया, वो योग्य हाथों के अंदर आदरणीय देवल साहब जैसे व्यक्ति को दिया, एक संगठन के नाते। पिछले देवल साहब ने अपने साथ में आदरणीय लखावत साहब, जिन्होंने, जो अपने आप में एक संगठन है, जिनका व्यक्तित्व अपने आप में संगठन है। आप जानते हैं उन्होंने अजमेर के अंदर चारण साहित्य शोध संस्थान की उस जमाने के अंदर स्थापना। और उसके बाद में मैं बच्चा था, मुझे याद है कि वो गांव गांव घूमे। वो मेरे गांव भी घूमे थे, मेरे बड़े पिताजी उनके साथ गए थे। वो बाड़मेर गए थे, उस एरिया के अंदर वो मेरे बड़े पिताजी साथ गए थे। तो उस जमाने में वो गांव गांव घूमे। गांव गांव में उन्होंने ये विषय रखा कि अगर आपके पास में पुराना साहित्य है तो मुझे दीजिए, मैं वहाँ लाइब्रेरी स्थापित कर रहा हूँ, उसको सुरक्षित करूँगा। वो आपके पास में जो भी थाती है, तो जिन लोगों के पास में बची थी
उन लोगों ने उनको सुपुर्द की, और वरना तो हमारे कुछ लोगों ने तो इतना भी ध्यान नहीं दिया, तो वो ठाठिए होते हैं ना अखबारों के, किताबों के, तो कुछ घरों के अंदर तो वो ठाठिए बन गए। और अभी भी मेरा निवेदन है, अगर आपके घर में पुराना साहित्य है तो योग्य जगह पर, सुनील कुमार कविया जी, जय माता जी, योग्य जगह पर जहां उसका संग्रहण होता है, जो लोग उसको ठीक से रख सकते हैं, जय माता जी साहब, बहुत बहुत स्वागत, वहां पहुंचाए। आदरणीय लखावत साहब ने इतना महत्व और महत्वपूर्ण कार्य किया जो एक युग पुरुष कर सकता है। मेरी ये व्यक्तिगत प्रशंसा का विषय नहीं, आप जाके देख सकते हैं। जब हमारा चिंतन भी नहीं था, मैं वहां पूज्य, वहां वो जो अपना पुराने से पुराने किताबें, इतना उस जमाने के अंदर उन्होंने, मैं प्रिंटिंग प्रेस देख के आया वहां, पुराने जमाने की जिसमें हाथ से अक्सर जमाए जाते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस अजमेर वाली छात्रावास में पीछे जो विद्यालय, वहां पड़ी मैंने देखी, और अभी भी है। उस प्रिंटिंग प्रेस से उस जमाने में उन्होंने किताबें छापी, जब इलेक्ट्रॉनिक ये इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस का नहीं था। लोग पूज्य देविया, उन्होंने भंवर सिंह सामोर का सहयोग लिया, उन्होंने डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी का सहयोग लिया, उन्होंने अपने खुद का भी उन्होंने इसके अंदर पूरा उन्होंने होम दिया, अपने आप को होम दिया। और ये होमने के कारण ही ये संभव होता है। केवल वो एक हमारा गीत था, संगीत है कि कृत्वा नव दृढ़ संकल्पम वितरण तो नव संदेशम। जब तक आप संकल्प शक्ति आपका मजबूत नहीं होगा, तब तक आप कार्य नहीं कर पाएंगे। उनका संकल्प शक्ति था, उन्होंने ऐसा धारण किया कि नहीं, मैं ये सारी चीज करूंगा। तो सूर्यमल मिश्रण जी का तानपुरा वहां पड़ा है, उनकी किताबें, उनके कुछ जो वस्तुएं हैं वो लखावत साहब ने संग्रहित की, और वो अभी अजमेर के अंदर पड़ी है। इस तरह से सैकड़ों हजारों प्रतिलिपियां उन्होंने इकट्ठी की। जैसे झवेरचंद मेघानी जी ने गुजरात में जो काम किया, वो कहीं कुरीति में शामिल हुए, ऐसा जहां तक मुझे मालूम है। ऐसे किसी भी फंक्शन में वो शामिल नहीं हुए, और उन्होंने अपने आप को सुचिता वाला रखा हमेशा से। और जहां भी उनका सामर्थ्य था, और सामर्थ्य से अधिक उन्होंने अपनी ऊर्जा लगा करके समाज का चिंतन किया। सदैव रात दिन, चारण ने आधी रात को फोन कर दिया तो उन्होंने काम किया। जय माता जी। पुनः नेटवर्क की तकलीफ थी, और नेटवर्क की तकलीफ के कारण ये बार बार जा रहा है। पवरसा, जो बंधु है वापस नेटवर्क आ गया, जुड़ जाए एक बार पुनः। नेटवर्क की तकलीफ थी, नेटवर्क, हाँ, जो जुड़े हुए थे वो समस्त बंधुओं से निवेदन है पुनः एक बार जुड़ जाए। हेमंत भैया, आ रहा है नेटवर्क? आगे आवाज आ रही है? हैं? क्या हुआ? अच्छा, भवरदान साहब, नारायण साहब, अगर पुनः फोटो या आवाज आ रही है तो एक बार थोड़ा सा डन कर ले। हाँ जी, जय माता जी। अवधेश साहब, अगर आवाज आ गई हो। नैन जी मेरवा आ रही है, धन्यवाद नैन साहब। तो जी धन्यवाद। तो इस तरह से आदरणीय देवल साहब अपना सर्वस्व उन्होंने जीवन भर समाज के अच्छे के लिए लगाया, और जहां जहां उनका सामर्थ्य था वो उन्होंने किया, और अखिल भारतीय गढ़वी चारण महासभा का काम शुरू किया। अखिल भारतीय गढ़वी महासभा एक संगठन जिसके नाते हम सब लोग काम कर रहे हैं, और उन्होंने इस काम को शुरू किया। ये जुड़ा है। अब देखिए, एक तो आप देखिए आप आ गया, आवाज तो ठीक आ रही थी। अब देखिए वीडियो, हाँ, आप डन कर दीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अपन तो परिवार के लोग बैठे हैं, अनौपचारिक रूप से बात करते हैं। हाँ सर, शुरू करें। जय माता जी। नहीं हुक्म, कुछ नहीं देख रहा है, आवाज डन। मयूर गढ़वी जी, आवाज के साथ में क्या फोटो आ रहा है? नहीं। दिनेश रत्नू जी, धीरसा रत्नू बिहार, आवाज आ रही है। अगर अब फोटो या आवाज आ रही है। भगवान जी, फोटो नहीं आ रहा है क्या भगवान साहब? वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो क्यों नहीं आ रहा है?
आवाज़ आ रही है? आ रहा है अभी की? तत्काल आ रहा है? तत्काल में आप बस 15-20 सेकंड ला रहा है। हाँ, नेटवर्क आवाज़ साफ आ रही है, आप तो जारी रखें ना आवाज़। ठीक नारायण साहब, देखिए थोड़ा सा नेटवर्क गांव में बैठा हूँ, मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया था कि उसके कारण से थोड़ी सी समस्या रही थी। तो मैं बात कर रहा था, अपन सब परिवार के लोग हैं तो सामान्य चर्चा कर रहे हैं अपन लोग, तो इसके अंदर फ़ोटो का कुछ नहीं, आवाज़ के साथ में अपन बात करेंगे। समय भी हो रहा है थोड़ा सा, फ़ोटो नहीं आ रहा है। हरी सिंह साहब नहीं साहब, महेश मेड़ू जी क्यों नहीं आ रहा है? हैं? एक हाँ जी, कर लीजिए शुरू एक बार, कंटिन्यू